बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं आज 8 सितंबर है और मेरे कपड़ों से भी आपको लग रहा होगा कि हम पाकिस्तान को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के किस स्पेसिफिक चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एज़ यू नो 6 सितंबर को हम पाक आर्मी को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। देन 7 सितंबर को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को। एंड फाइनली 8 सितंबर को पाकिस्तान में नेवी डे मनाया जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रही है हमारे मुल्क की दिफा में, बल्कि हमारे मुल्क की दिफा की पूरी जिम्मेदारी हमारी आर्म्ड फोर्सेस पे पड़ती है। हम सोते हैं, वो जागते हैं, हमें महफूज रखते हैं, सरहदों पे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए, 1947 से लेकर आज तक भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करें, हमें किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करें। कभी सरहदों पे हमला करते हैं, कभी समुद्री रस्तों पर, और कभी अपने गलत इरादों से हमें तंग करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को तंग करना हो। अब 1965 की अगर हम जंग की बात करें तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि जब भी दुश्मन ने हमें ललकारा है या हमारी तरफ मैली आंख भी उठाई है, तो हमारी पाकिस्तान फोर्सेस ने दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी है जो उनको हमेशा याद रही है। और 1965 की बात करें तो स्पेसिफिकली अगर 8 सितंबर 1965 की बात करें तो ये हमारी तारीख़ में एक बड़ा ही अहम दिन है। ये दिन उन कुर्बानी को याद दिलाता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाता है कि पाकिस्तान नेवी ने जंग के दौरान कितनी मेजर कंट्रीब्यूशंस की और कितना मेजर एफर्ट किया हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए व्यूअर्स, एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि ऑपरेशन द्वारका है। इसमें बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है 1965 के पॉइंट ऑफ व्यू से। द्वारका भारत का एक दिफा इलाका माना जाता है जहाँ पे रेडार नेस्ट था जो भारतीय एयरफोर्स को बैरूनी हमलों के हवाले से आगाही दे रहा था, यानी कि वहाँ पे सबसे मेजर एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट था। ये रेडार जंग के दौरान पाकिस्तान की सिलाई पट्टी पे, यानी जो वाटर्स का एरिया है, उस पर हमला करने में उनकी मदद भी करता था। इस वजह से पाकिस्तान नेवी ने फैसला किया कि द्वारका रेडार स्टेशन है, द्वारका का जो रेडार स्टेशन है उसको तबाह कर दिया जाए। तो इस मिशन में सबमरीन गाजी को इस्तेमाल किया गया था। पाक नेवी ने डायरेक्शंस का तयन करते हुए द्वारका रेडार सिस्टम को निस्तो नाबूद कर दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था और अगर डायरेक्शन गलत हो जाती तो पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो कुछ ही मिनट्स में पाकिस्तान नेवी के जो जवान हैं, जो जंगजू हैं, उन्होंने इतना एक ब्रिलियंट ऑपरेशन किया कि विद इन फ्यू मिनट्स जो हैं हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम अपनी सब आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपने शहदा को, अपने गाजियों को सलाम पेश करते हैं। शहदा की फैमिलीज़ को अपने प्यार, अपने मोहब्बत का इजहार करना चाहेंगे। गाजियों के जो एफ़र्ट्स हैं और जो उनकी सैक्रिफाइसेस हैं उनको भी कभी निगेट नहीं किया जा सकता। बात तो सिर्फ इतनी है कि व्यूअर्स, हम एज़ पाकिस्तानीज़ एक अमन पसंद कौम है और हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। और किसी भी मुल्क को व्यूअर्स जंग नहीं पसंद, मेरे ख्याल से भारत के अलावा, क्योंकि भारत को तो बहुत ज़्यादा जंग करने का और जंग छेड़ने का शौक़ है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पीसफुली सुकून से रहें, क्योंकि व्यूअर्स जंगों से नुकसान दोनों तरफ होता है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जंग में कभी हम पहल ना करें। बट अगर हमारी तरफ कोई मैली आंख उठाएगा दुश्मन, तो आपको भी पता है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस को मार्का हक एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल है इस चीज़ का, कि विद इन अ फ्यू डेज़ हमने पूरे मामले को समेट के रिजॉल्व करके ख़त्म भी कर दिया। और इतना ब्रिलियंट ऑपरेशन था मार्का हक कि आप सोचे कि इवन इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनली लोगों ने और इंटरनेशनल लीडर्स ने भी हमारी दाद दी। इवन ट्रम्प साहब ने हमारे साथ हमारी सपोर्ट की इस बात में। सो बात यह है कि व्यूअर्स, हमेशा हक की ही जीत होती है। कभी कभार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, शायद चीज़ें हमारे हिसाब से और हमारी मर्ज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, लेकिन एंड में जीत हक की ही होती है। तो हम लोगों को एज़ पाकिस्तानीज़ कोशिश ये करनी चाहिए कि एज़ पॉजिटिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हम आगे बढ़ें। हम कम से कम वो काम करें जो हमारे फ़राइज़ हैं।
देखिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ने अपने ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अपना ये फ़र्ज़ उन्होंने बना लिया कि वो हमें प्रोटेक्ट करें। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता था कि जिस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतना एफर्ट कर रही हैं, हम भी अपना हिस्सा डालें, हम भी पॉजिटिवली बढ़ें, हम अपने मुल्क की बका। और देखें, कायद ने एक ख्वाब देखा था जिसको हम कायद का पाकिस्तान कहते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम भी सुपर पावर बनेंगे और बनने की तरफ हम गामजंद हैं। हमारे जो करंट लीडर्स हैं, जो हमारी करंट लीडरशिप है, वो सब यही कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप पॉलिटिकली देखें, चाहे आप आर्म्ड फोर्सेस को देखें, हर बंदा यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हम पाकिस्तान को उस लेवल पे ले आएँ जहाँ पे हमारा मुल्क इतना अपीलिंग हो कि हर बंदा चाहे कि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, हमें वीज़ों के लिए इधर उधर टक्करें ना मारनी पड़े, हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, हमारे यूथ के लिए मौके क्रिएट हो। लेकिन अगेन वो सब कुछ तब होगा जब हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे, जब हम सब मिल के ताउन करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम अपने गिरबान में झांकें। एज़ पाकिस्तानीज़ क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? क्या हम लॉज़ को, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं? क्या जो हमारे मुल्क के असूल हैं हम उनको फॉलो करते हैं? रोड पे गाड़ी कोई मतलब गाड़ी वाले के सामने से बाइक वाला गुजर जाता है तो गाड़ी वाला बाइक वाले को जाके पकड़ के उसको मार मार के उसका बुरकस निकाल देता है। एक तो कानून तोड़ा ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हाथ उठाया, वो भी गैर कानूनी चीज़ जिस पे बाकायदा FIR दर्ज होती है। सो द पॉइंट इज़ हमने भी रूल्स फॉलो करने हैं, हमने टैक्सेस पे करने हैं, इनकम टैक्स पे करना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हम ज़कात दे देते हैं, हमें इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स व्यूअर्स। आप ज़कात आप पे एक मजहबी फ़र्ज़ है। अब जो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस रहते हैं उन्होंने तो ज़कात नहीं देनी होती, राइट, बिकॉज दे आर नॉन मुस्लिम्स। तो एक आपके मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू की बात है और एक आपके नेशन का लॉ है, और जो स्टेट का लॉ है वो ये है कि आप लोगों ने इनकम टैक्स देना है तो अपने टैक्सेस को पे करें, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर बने। और बाय द वे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं, गाड़ी खरीदने में कोई इशू नहीं होती, प्रॉपर्टी में, हज़ार चीज़ों में और आपके लिए आसानी पैदा होती है। सो व्यूअर्स, मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। आज हम नेवी को ट्रिब्यूट तो पेश कर रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यूट सिर्फ ये नहीं होता कि हम उनकी बात करें, उनकी तारीफ़ करें, वाह करें और बात ख़त्म हो जाए। फिर अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कि जिस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे यूथ को मैं ज़रूर इनकरेज करूँगी। देखिए, पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र की 65-70% आबादी है हमारी। ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करना, उनको पॉजिटिव मैसेजेस देना, उनको तालीम की तरफ गामजंद करना, उनको कहना कि फ़ोकस करो अपनी तालीम पे, अपनी तरबियत पे और अपने आप को कुछ बनाने की तरफ लेके जाओ। क्योंकि अगर हमारे मुल्क का यूथ कामयाब होगा तो हमारा मुल्क भी कामयाब होगा, क्योंकि 70% अवाम तो हमारी यूथ है। सो व्यूअर्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेलिब्रेशन के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बात करती हूँ व्यूअर्स को कि देखिए, मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी इज़्ज़त बहुत करती हूँ, उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। उस इज़्ज़त और प्यार के साथ एक ज़िम्मेदारी भी आती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। आइए किचन की तरफ अपना रुख करते हैं। आज नेवी डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 सितंबर को। तो आइए सुनते हैं कि शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज आप किचन में क्या बना रही हैं? आज किचन में बने हैं चिकन मसाला राइस। चिकन मसाला राइस, इस पे हम बात भी करेंगे और अपना सेगमेंट भी आके करेंगे किचन के अंदर। लेकिन और वही चीज़ है ना व्यूअर्स, बहुत से लोग कहते थे हमने कौन सी जंगें देखी हैं, मार्का हक हुआ ना। हम लोगों ने भी अब एक जंग देख ली। 65 में तो ना आप थी ना मैं थी। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, ऐसे मौके आते रहते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को अपने आप को प्रूव करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमें हमेशा से ये बात पता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं, करती थी और करती रहेंगी। और याद रखें, बहुत से ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऐसे मामलात होते हैं कि कोई शहीद हो रहा होता है, कोई ना कोई ट्रेजिडी हो रही होती है। सो व्यूअर्स, प्लीज़ आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पेक्ट करें, अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट करें। देखिए, जो नेशन अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और अपने लीडर्स के साथ खड़े होते हैं, वो बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं। और इंशाल्लाह हम भी हैं और होंगे कामयाब इंशाल्लाह। और अगेन सलाम पेश करते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस को, अपनी आर्मी को, अपनी एयर फोर्स को और अपनी नेवी को।
तो इससे रिलेटेड आगे जाके बात भी करेंगे। अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ कनीज़ फातिमा से मसाला राइस बनाना सीखेंगे। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ कनीज़ फातिमा के किचन में, जहाँ पे हमेशा कोई इंटरेस्टिंग फ्यूजन की डिश बनती है, लेकिन आई एम होपिंग कि आज फ्यूजन ही रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने ब्रेक से पहले कहा कि मसाला राइस। मेरा सवाल ये है कि मसाला राइस कौन सी, देसी काइंड ऑफ मसाला राइस या चाइनीज़ पैन एशियन मसाला राइस? देसी और पैन एशियन का ये एक कॉम्बो होगा, ठीक है। और इसमें मसाले का मतलब ये नहीं है कि हम इसके अंदर वो प्याज टमाटर वगैरह डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो मसाला होगा उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, जो उसके फ्लेवर को एनहांस करेगा, वो है गरम मसाला। तो साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊंगी। तो मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं? हाँ जी, ऑयल भी हमने डालना है। ओके। अच्छा, कहाँ पे क्या अभी सबसे पहले मैंने क्या करना है? सबसे पहले जो चावल हैं वो बॉईल हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पैन हमने रख दिया है। पैन के अंदर अब जाएगी ऑयल, और चिकन को हमने नमक और काली मिर्च के अंदर अच्छे से पकाना है। कुछ लोग इसके अंदर बॉईल करके श्रेड भी कर देते हैं, तो वो जो श्रेडेड ऑयल डालना है? एक और डाल दे बस। ठीक है। हाँ। तो जो कुछ लोग बॉईल करके जो श्रेड कर देते हैं, वो जो चिकन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टेस्टलेस सा, ज़रा फीका फीका रह जाता है। तो उसका बेहतरीन ये हल है कि आप जो बोनलेस चिकन ले लें और उसके आप बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स करके उसको आप अच्छे से सौते कर लें, ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मुझे बताइए कि अब मैं सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले ये गई चिकन, और इस गार्लिक जिंजर वगैरह नहीं इसमें डलता? चिकन का ज़रा पानी निकाल लें। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपने चीज़ों को फ्राई करना है ना, तो प्लीज़ याद रखें कि उसको आप प्रॉपर तरीके से ड्राई कर लें। और चिकन को या तो आप क्योंकि आप अभी चिकन को, जैसे हमने इसको छान के रखा था, लेकिन उसमें से फिर पानी निकल आया। बिकॉज ऑब्वियसली चिकन जो होता है वो अगर आपने स्टोर किया हुआ है तो वो फ्रोज़न होता है, तो वो जब तक बना रहेगा उसका वो पानी निकलता रहेगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम अपनी चिकन को जो है वो फ्राई कर रहे हैं, बट इसको एक्चुअली फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको अच्छे से पकाना है और लाइट गोल्डन जो है ना, इसका कलर आना चाहिए, दैट्स इट, बस। अच्छा। और साथ ही हमारे चावल हो रहे हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। आई गेस हो गए हैं, क्योंकि अगर आप एक कनी छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा सा दम में भी पक जाता है। ठीक है। तो ये व्यूअर्स, हम आपके साथ ऑब्वियसली ऑनरी एक्टिविटी करते हैं, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम बेस्ट जो है ना पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने लेके आएँ, ताकि आप भी वो रेसिपीज़ ट्राई करें, आपको भी फ़ायदा हो, साथ साथ अच्छी बात है मुझे भी सीखने का मौका मिल जाए। बिल्कुल। ये जो चावल हैं इनको मैं स्ट्रेन करने लगी हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, एग फ्राइड राइस हो गए, ये वाले राइस हो गए, सबसे बेहतर मुझे तो यही ऑप्शन लगता है कि जब आप इनको बनाते हो एक दिन पहले। और किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक लिटरली लाइक इट कैन बी अ फैमिली एक्टिविटी, बिल्कुल, जिसके तरफ बहुत ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। अच्छा, इसमें हम अदरक लहसुन नहीं डालेंगे? नहीं, इसमें अदरक लहसुन ये नहीं है कि मसाला राइस है तो बहुत ही क्या कहते हैं टिपिकल मसाला राइस बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जाएगी नमक, सॉल्ट डल गया, ठीक है। और मैं ब्लैक पेपर, इसके अंदर जो ब्लैक पेपर है, बस सीजनिंग करनी है आपने, दैट्स इट। थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा सा और। राइस इतने होने हैं। नहीं जाएंगे मसाले, बिल्कुल जाएंगे। अब काली मिर्च की तो अपनी बात है ना, और हम तो वैसे ही हमेशा जो है वो फ्रेश काली मिर्च रखते हैं, फ्रेश उसको कूटते हैं, हम वो डब्बे वाली नहीं यूज़ करते। बिल्कुल। और आपको भी डिस्करेज करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि यार हल्दी जब सीज़न में आती है तो बहुत सी हल्दी घर ले आया करें, उसका छिलका उतार के उसको ड्राई करके उसे घर पे ग्राइंड करें। बिल्कुल। तो और फ्रेश अगर यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ तो वो तो बेस्ट है। जब तक ये चिकन हो रहा है मैं आपको साथ साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में है हमारे पास चावल 1 किलो, 3 1/4 कप, अंडे 4 अदद, शिमला मिर्च 2 कप, गाजर 2 कप, हरा प्याज 1 कप, नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, सूरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 2 चाय के चम्मच, मुर्गा गोश्त 1 किलो, सोया सॉस 1/4 कप, चिली सॉस 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चम्मच। इसमें ये इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे।
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये चाइनीज़ और जो देसी का है ये एक मिक्स कॉम्बो है। तो चिकन हो रही है, इसके अंदर हमने नमक और काली मिर्च ऐड की है। अब जैसे जो चिकन का कलर है बिल्कुल स्लाइट सा गोल्डन हो जाएगा, इसके अंदर वेजिटेबल्स जाएंगी जो है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने कट कर दी हुई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यूअर्स के चिकन भी, अच्छा चिकन के जो पीसेस होते हैं स्ट्रिप्स हों या इस तरह करके हों, ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। बिल्कुल। इनको इतना टाइम नहीं चाहिए होता। 5 to 6 मिनट्स में ये बिल्कुल हो जाते हैं। और वैसे भी क्योंकि अब हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डालनी है तो और मज़ीद चिकन को कुक करने का टाइम मिलेगा, इसलिए यू डोंट नीड दैट मच। इसमें जो आपको मेन फ्लेवर आएगा ना वो होगा गरम मसाला का। है यस, इतना ज़्यादा नहीं आएगा कि बिल्कुल आपको स्टमक में जलन होने लग जाए। डालना है बट आपने क्वांटिटी। अच्छा, अभी और मसाले नहीं इसमें डलेंगे? अभी और मसाले नहीं डलेंगे। अब जो वेजिटेबल्स में हैं शिमला और गाजर ये मैं डाल दूंगी, अभी बंद गोभी नहीं डालनी क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है वो। बिल्कुल, ये हमने डाल दिया क्योंकि गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गाजर को बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, क्योंकि गाजर एक बहुत ब्रिलियंट सोर्स है विटामिन सी की, और विटामिन सी हमारी सिस्टम के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज ये हमें हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। बिल्कुल। तो अगर कोई बीमार होता है या किसी बीमारी से गुजर आता है तो हमेशा कहते हैं भाई इसको विटामिन सी पिला दो या ये कर दो। तो 1000 गुना बेहतर ये है कि हम उन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारी विटामिन सी को बैलेंस में भी लेके आती हैं और जिनकी एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होती है। एक और चीज़ जो व्यूअर्स रिसेंटली लोग डिस्कवर कर रहे हैं वो ये है, ये अब इसी तरह डलेगा? नहीं, इसमें नहीं डलेगा, इसको मैं अलग से बनाऊंगी। हम इसको अलग से बनाएंगे एग को। बिल्कुल ठीक है, तो हम वो इसको इसमें बना लेते हैं, राइट? यस। हाँ, अगर क्वांटिटी कम होती तो इसको साइड पे लगा के 2 मिनट में हो जाना था, लेकिन यहाँ पे हम अपना एग भी तैयार पे करके साइड पे कर देंगे। इसके अंदर बस आपने हल्का सा नमक ऐड करना है, दैट्स और इट। ऑयल, ये गया नमक और ये आ गया ऑयल, राइट? इनफ? हाँ जी, बिल्कुल इनफ है। और ये हल्की सी ब्लैक पेपर, दैट्स इट, कि आपका जो अंडा है उसमें भी एक फ्लेवर आ जाए। आप अगर चीज़ें साइमल्टेनियसली करते हैं तो व्यूअर्स कसम से एक्चुअली एग फ्राइड राइस, मसाला राइस की सबसे अच्छी चीज़ ये है क्योंकि हम इसमें चिकन डाल रहे हैं तो अब आपको अलहदा से कोई चीज़ नहीं करने की ज़रूरत। यू डोंट नीड टू, मतलब आपको कोई साथ में ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बिरयानी एक कंप्लीट डिश होती है उस तरह ये भी एक कंप्लीट डिश ही होती है। एग हम इसमें निकाल लेंगे जब वो हो जाएगा। ठीक हो गया, इसमें सॉल्ट डाला है हमने? हाँ जी, मैंने डाल दिया, सॉल्ट भी डाला है और ब्लैक पेपर भी डाला है कि सीजनिंग आपने अपनी हर चीज़ में करनी होती है। हाँ, होता ये है कि लोग ना अंडे में भी नहीं डालते, चावल में भी कोई नमक नहीं होता, तो सिर्फ वो जब आप इस पर रिलाई करते हैं तो वो फिर वो वाला फ्लेवर नहीं, वो फिर जब एक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और वो अलग अलग आपको हर चीज़ का जो फ्लेवर आ रहा होता है ना, कुछ फीका कुछ नमकीन, तो वो फिर सही नहीं रहता। तो सब चीज़ें एकदम बैलेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। ये देखें, एग का ना आपने दलिया नहीं बनाना, आप उसे करें मूव अराउंड बट उसका दलिया ना निकालें प्लीज़। मैं ज़रा ये यूज़ करूँगी, आई डोंट वांट टू रूइन आवर पैन। एक और चीज़, नॉन स्टिक अगर यूज़ करना ही है ज़िंदगी में, जैसे हम सभी डिपेंडेंट हैं नॉन स्टिक पे, बड़ा आसान होता है कहना कि जी ना यूज़ करें, ये कर ले वो कर ले, अफोर्ड करने की भी बात होती है। सो बात ये कि अगर नॉन स्टिक यूज़ कर ही रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि ये नरम वाली चीज़ें यूज़ करें, इसके ऊपर वो ना यूज़ करें जो आपके वुडन स्पून ही होने चाहिए, दूसरे लकड़ी का या ये वाला जो है आपका सिलिकॉन का, प्लास्टिक का नहीं, सिलिकॉन का, वरना स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। जो 1 साल में ख़राब होना है वो 6 महीने में ख़राब हो जाएगा। वैसे तो सालों भी चलते हैं लोगों की चीज़ें। मैं बाहर के मुल्क में जब नॉन स्टिक पैन यूज़ करती थी तो सालों चलता था। बात सिर्फ इतनी है कि जब वो स्टील की चीज़ें उस पर मार देते हैं, नॉन स्टिक का मतलब है वो स्टिक ही नहीं करता, तो आपको स्टील की उस पर चीज़ मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये निकाल लूँ अब मैं? हाँ जी, निकाल लें, बिल्कुल निकाल लें। अब ये है मेरे पास गरम मसाला जो कि आई गेस 1.5 टीस्पून के बराबर है। ये लाइए, एक सेकंड में ये यहाँ पे निकाल दूँ। अच्छा, एग को ना कवर करके उस तरह सामने रखा करें, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको इस तरीके से रखते हैं ना तो उसका मसला जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ठीक है, अब एक गरम मसाला से आप इसकी अरोमा चेक करें, चेंज हो गई है। हाँ, उसकी फ्लेवर प्रोफाइल ही चेंज हो गई ना, प्रॉपर ही चेंज हो गई। सिर्फ आपका एक गरम मसाला है जो आपके एग फ्राइड राइस को मसाला राइस पे स्विच कर रहा है, दैट्स इट। बिल्कुल।
इसमें चिकन पाउडर या कुछ डलता है? जी बिल्कुल डलता है, वो भी अभी हम डालेंगे। ये है इसलिए चिली नमक सॉस। एहतियात से डालना है। नमक एहतियात से डालनी है क्योंकि इसमें सॉसेस भी डाल रही हैं, तो कोशिश करें नमक आप बिल्कुल लास्ट पे ही डालें, उसको अच्छे से टेस्ट करने के बाद। चिली सॉस आ गया। ये चिली सॉस आ अच्छा, गया। अगेन बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो आप गरम मसाला और चिली सॉस स्किप भी कर सकते हैं। वो फिर ऑब्वियसली चिकन फ्राइड राइस बन जाएगी, उस तरह से मसाला राइस शायद नहीं रहेगी, लेकिन वेजिटेबल्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। लोग पता है क्या करते हैं, अंडे और चावल बना देते हैं, उसमें ना कोई सब्जी डालते हैं ना कोई और चीज़। सो एग फ्राइड राइस एक्चुअली विद एग एंड चिकन इतनी ज़्यादा उसमें प्रोटीन आ जाती है कि आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। अभी देखिए कितना मज़े का सॉसी सा तैयार हो गया। सॉसी सा तैयार हो रहा है। ये बाय द वे ग्रेवी भी खाया जा सकता है। बिल्कुल खाया जा सकता है प्लेन राइस के साथ या। अच्छा, अब चिकन भी रेडी हो गया है, मुझे लग रहा है कि हमारी गाजर भी डाल। गाजर भी रेडी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ रह गई है हमारी बंद गोभी। बिल्कुल सही। आप देखें व्यूअर्स, आपसे हमने बातें करते करते गप्पे लगाते लगाते विदिन 10 मिनट्स आपको पूरी एक डिश जो है वो ऑलमोस्ट रेडी कर दी है। अभी आपके सामने ही हम इसको मुकम्मल करेंगे। अब इसमें एग कब डालना है? एग हम बिल्कुल लास्ट पे डालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कुक्ड हुआ है, बना हुआ है। हाँ, और जो चावल हैं वो भी बॉयल हो गए हैं। जब आप लास्ट में जो राइस को अच्छे से आप टॉस कर रहे होंगे ना, उसी पॉइंट पे आपने एग डाल देना। तो अभी क्योंकि अब तो वो डन हो गया। हाँ जी, डन हो बंद गया। गोभी आपको भी पता है व्यूअर्स के बहुत जल्दी रेडी हो जाता है वैसे। अब आएंगे राइस। तो बहुत ही ये इजी एंड क्विक रेसिपी है। हमारी कोशिश होती है कि हम वेस्ट कुछ ना करें, क्योंकि मैं अक्सर टीवी पे देखती हूँ चीज़ें बन रही होती हैं, सारी चीज़ें पैन पे लगी हुई होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक चीज़ नीचे से ऊपर लेके आए, चावल ना टूटे, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल। ट्राई बीच में से नहीं आपने चम्मच मारना, साइड से आपने, मतलब कि बिल्कुल साइड से उठा के साइड से ये उठा के। करना है आपने, नीचे से लेके ऊपर तक लेके आए। अब आप कहेंगे कि चिकन तो इतना नहीं है, राइस याद है, डोंट वरी, नीचे अभी है। हमने इसके नीचे भी है और उसके साथ अभी हमने इसमें एग भी डालना है, तो बिल्कुल। प्रोटीन का तो उसमें बतेरा कंटेंट आ गया। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अंदर आप मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो हाँ, वैसे मटर भी अगर ऐड कर दें तो कितने मज़े के वो वेजिटेबल पुलाव काइंड ऑफ फील आ ऐसे जाएगा ही है। उसका। थोड़ा सा अब obviously- हमारे पास चिकन पाउडर। अब ये पॉइंट है कि बस इसमें अब मसाले एक जाएंगे सेकंड सारे। मिक्स कर लें थोड़ा सा और फिर हम नेक्स्ट डालेंगे। अभी इसमें और मसाले डालने हैं? बिकॉज दिस इज मसाला राइस। अच्छा जी, अच्छा अब मैं क्या करूँगी कि मैं अभी ये पकड़ के ना टॉस करूँगी इसको, क्योंकि देखिए हमने एक पाउडर चीज़ इसमें डाली है, तो हमारी कोशिश ये है कि वो पाउडर चीज़ जो है वो नहीं, पाउडर चीज़ नहीं, चिकन पाउडर था। वही कह रही हूँ ना, पाउडर्ड चीज़ है ना वो, बिल्कुल। क्योंकि एक पाउडर्ड आइटम है तो उसको हमने मिक्स करने की मार्जिन देनी है। जी, ये है गरम मसाला। बस इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपको अच्छी खासी जलन होगी। मैं तो इतने के भी खिलाफ हूँ, लेकिन खैर ये हमारा अब ये टॉस होते होते अंडा भी चला जाएगा ताकि वो भी साथ टॉस हो जाए। पॉइंट बेसिकली ये था व्यूअर्स कि आपको समझ आ जाए कि इट इज़ ऑल डन आपके सामने। तो जो लोग कहते हैं ना आप लोग ये डिशें बनाते हैं तो शेफ तैयार करके लेके आए हुए होते हैं पहले से, ऐसी कोई बात नहीं होती। हम लोग हर चीज़ व्यूअर्स आपके सामने डन करते हैं। ये देखें, और इतनी बड़ी डिश ये कितने में बनी होगी? पैसे बताएं मुझे, कोई आइडिया दें। ऑलमोस्ट विद इन 1500, 1500 के 15 या 1600 के अब अंदर। देखिए ना, 1500 रुपए के अंदर आपने इतनी बड़ी डिश बना ली, और ये भी नहीं है कि कोई कम क्वांटिटी है कुछ, ये कम से कम 8 लोग खा सकते हैं, 8 नहीं तो 10। लेकिन खाने वाले पे भी डिपेंड करता है। खाने वाले पे भी डिपेंड करता है। ये ले जी, हमने इसको थोड़ी सी वो दे दी और चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी कुक हो चुका है। बिल्कुल। एंड यू डन। सो लुक एट दैट्स इट। लुक एट द अमाउंट ऑफ फूड एंड लुक एट हाउ अमेजिंग इट इज़। खैर, यहाँ पे यही आपको रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स कि चीज़ें घर पे बनाया करें, हेल्दी अंदाज में बनाया करें। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की, मतलब डायरिया, फूड पॉइजन बहुत ज़्यादा कॉमन टाइफॉइड हुआ वगैरह है। बहुत कुछ। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर केयरफुल होना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हर चीज़ घर में बनानी शुरू करें, बनानी शुरू करते ताकि बाहर ना हो। और ये सारी चीज़ें अगर रेस्टोरेंट्स में बन सकती हैं तो भी वो 100% घर में भी बन सकती हैं। इंसान ही बना रहे हैं ना, रेसिपी जानना और तरीका जानने की बात है। और हम रेसिपीज़ और तरीक़ों में भी जुगाड़ आपको सिखा देते हैं कि जी अगर आपके पास अवन नहीं है तो इस तरह कर लें, इस तरह नहीं है तो इस तरह कर लें। अब आगे आपकी मर्ज़ी है।
खैर अब ब्रेक की तरफ चलते हैं, बिल्कुल, ब्रेक की क्योंकि तरफ चलते ब्रेक के बाद हमने वापस आके डॉक्टर साहब से पूछना है कि जो चेहरे पे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं ये क्या चीज़ होती है और इनका हल क्या है, और जनरली हम डिस्कशन करेंगे फेशियल इंजरीज की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, डॉक्टर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं, पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमने आपसे मुंह के फ्रैक्चर्स की बात करनी है। जी जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो जब भी सुनते हैं फ्रैक्चर तो दिमाग में आता है कि ओए होए कास्ट लगेगी, तो मुंह पे फ्रैक्चर हो जाए तो मुंह पे कौन सा कास्ट लगता है? जी बहुत प्यारा सवाल आपने किया है। एक्चुअली कोई भी हड्डी जब टूटती है किसी भी वजह से तो उसको इमोबिलाइज़ कर दिया जाता है, यानी एक ही जगह पे उसको स्टैटिक पोजीशन में हम रखेंगे फिर ही वो जुड़ सकती है। जिस तरह टांगों और बाजू की हड्डी टूट जाती है तो वो प्लास्टर लगा देते हैं 1 माह 1.5 माह के लिए, जो भी उसका ड्यूरेशन होता है। तो सेम केस चेहरे की हड्डियाँ जब टूटती हैं उनका होता है। कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें हम कंजर्वेटिव मैनेज कर लेते हैं, यानी पेशेंट को सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं, जिस तरह छोटे बच्चों में होते हैं ग्रीन स्टिक हेयर लाइन फ्रैक्चर्स। जिस तरह एक बारीक बाल है उसी तरह की एक फ्रैक्चर लाइन गुजरी है तो उसमें हम कुछ भी मैनेजमेंट नहीं करते। जिसमें थोड़ा सा बोन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गई है उसमें हम मुंह को बंद कर देते हैं तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए, दांतों के दरमियान तारें गुजार के लोअर और अपर जॉ को लॉक कर देते हैं। जिस तरह आप इस मॉडल पे भी देख रहे हैं कि हमने कैसे हैं फिर? बिल्कुल खा नहीं सकते, जस्ट पी सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटी भी ख़राब हो जाती है पेशेंट की और फंक्शंस भी उसके काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मेस्टिकेशन नहीं प्रॉपर कर सकता, स्पीकिंग जो है डिसेबिलिटी हो जाती है उसकी। 1.5 माह के लिए वो कुछ भी खा नहीं सकता। अच्छा चले फिर शुरू से शुरू करते हैं। जी जी। देखें, बंदा गिर गया, बाजू टूट गया, समझ आती है, मुंह की हड्डी कैसे टूटती है? मुझे तो मेरे तो जहन में सिर्फ ये आ रहा है कि अगर किसी को कोई मारे, जी जी, जैसे मर्द औरत को मारे या पेरेंट्स बच्चों को मारे। अव्वल तो व्यूअर्स एक दफ़ा ये बात क्लियर कर दें कि हाथ उठाना इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। इवन माँ बाप को राइट नहीं है कि वो बच्चों को मारें। मार नहीं प्यार, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सो अगर मर्द हजरात अपनी बीवियों पे या औरतें भी अगर मर्दों पे हाथ उठाती हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और उसके अलावा उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे कि फेशियल फ्रैक्चर्स। जी डॉक्टर साहब, एक तो ये हो गया, उसके अलावा क्या रीज़न? जी एक आपने बताया इंटरपर्सनल वायलेंस, जो कि हमारी कम्युनिटी में अदम बर्दाश्त की वजह से है बहुत ज़्यादा। इंटरपर्सनल वायलेंस में एक तो हाथ उठाने से भी फ्रैक्चर्स होते हैं, दूसरा ये कि सबसे बड़ी रीज़न जो है वो पाकिस्तान में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। बाइक पे आप तो हेलमेट नहीं पहनते और गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट नहीं पहनते। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मैंने आज भी एक ट्रैफिक वार्डन से मिला, उन्होंने कहा कि हमने रीगल चौक से कल एक पेशेंट को उठाया, उसका सीवियर फ्रैक्चर हो गया, उसने हेलमेट भी पहना हुआ था। हेलमेट अगर आपने पहना और फुल फेस नहीं पहना, जस्ट आपने क्रेनियम को प्रोटेक्ट किया हुआ है और फुल फेस जो है उसमें आपका मैंडिबल जो जबड़ा है वो भी प्रोटेक्ट होता है। अगर आपने फुल फेस हेलमेट नहीं पहना हुआ उससे भी आपके फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपने उसकी नीचे से स्ट्रैप टाइट नहीं की और जैसे ही आप गिरते हैं एक बाउंस में आपका हेलमेट उतर जाता है और सेकंड थर्ड बाउंस जो आपको लगते हैं चेहरे पे, उसमें चेहरे की हड्डियां टूट जाती हैं। तो हमेशा जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ये हेलमेट जो है एक कंपलसरी थिंग है, इसको ज़रूर पहनना चाहिए। हमारे लोगों ने ये किया हुआ है कि हेलमेट भी कुछ पहनते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है हेलमेट जो लोग पहनते हैं उनमें ट्रैफिक हादसात के नतीजे में फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सस्ते से हेलमेट लिए होते हैं और वो जुर्माना बचाने वाले हेलमेट होते हैं, वो सर और चेहरा बचाने वाले हेलमेट नहीं होते। तो वो जुर्माना तो बचा लेते हैं लेकिन चेहरा उनका नहीं बचता एक्सीडेंट के नतीजे में। थर्ड चीज़ जो है, कुछ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं विटामिन डी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, या कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हड्डी अंदर से खोखली हो जाती है और पेशेंट को तब पता चलता है जब उसका जॉ फ्रैक्चर हो चुका होता है। ये एक रेयर केसेस रेयर हैं। ज़्यादा हमारे केसेस जो हैं वो इंटरपर्सनल वायलेंस के, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, ऑक्यूपेशनल इंजरीज़ भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। कोई एम्प्लॉइज़ की प्रोटेक्शन नहीं है, वैसे ही वो काम कर रहे हैं, कोई ग्राइंडर किसी मशीन का फटा
वो डायरेक्ट हिट हुई और सीवियर लेसिरेशन, कट्स लग गए, हड्डियाँ टूट गई। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी भी तो केसेस होती है जैसे कि बच्चा खेल रहा है, छाले मार रहा है, आपको पता है बच्चों को छलांगे मारने से कोई नहीं रोक सकता, और स्पेशली बेड और सोफों पे तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। कभी किधर चढ़ जाते हैं, कभी कहीं चढ़ जाते हैं, बच्चा छलांगे मार रहा है, ठा करके वो गिरा ज़मीन पे, रोया धोया, फिर सेट हो गया। अब उसको फ्रैक्चर है नहीं है, देखें बच्चे तो इतना गिरते हैं, अल्लाह माफ़ी दे और अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे। मेरी अपनी बेटी 4 साल की है और मेरा बेटा 8 साल का है, हसन है, नूर, छोटे हैं, आए दिन कभी कहीं गिर रहे होते हैं, कभी कहीं पड़ रहे होते हैं, तो कब पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक सीरियस चीज़ है। देखिए एक्सीडेंट तो अपनी जगह ना, जी जी जी, तो अस्पताल तो आपने जाना ही जाना है, फिर उस पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डॉक्टर पे ले जाया जाएगा। मैं बात कर रही हूँ कि अब मुंह के ऊपर इंजरी हुई है लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई कि बंदा कहे कि यार अस्पताल, जैसे कि बम्प पड़ गया या हाउ डू यू नो कि हड्डी टूटी है। बड़ा प्यारा सवाल किया आपने। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि मैं एक माँ होने के नाम तो फौरन अपने बच्चों का ख्याल आया। बहुत अच्छा सवाल किया। या बुजुर्गों का कैसे पता चले? जी जी बिल्कुल, वो ऐसा है कि कुछ अलामतें आप घर में भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा गिरा है, उसने एक तो उसको माइनर सी स्वेलिंग, कुछ बच्चों में माइनर सी स्वेलिंग होती है और फ्रैक्चर अंडरलाइन चल रहा होता है। साथ में आपका ये जो जबड़े का जोड़ है, मोस्टली बच्चों में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जबड़े के जोड़, इसे कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। वो वक्त के साथ साथ इधर फिर हड्डी बन जाती है और ये बेस ऑफ स्कल, ये स्कल की बेस है, इधर साथ में बिल्कुल जुड़ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे मुंह बंद करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा अगर आपका नॉर्मल खा पी नहीं रहा, उसने मैस्टिकेशन जो चीविंग कैपेसिटी है उसने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी है, तो इसका मतलब है अंडरलाइन कोई फ्रैक्चर चल रहा है। दूसरा, उसके दांत देखें आप, दांत जिस तरह पहले आपस में बराबर मिलते हैं जबड़े के, उस तरह मिल रहे हैं उसके। वो ये तो नहीं बता रहा कि मेरे दांत दाएं बाएं हो गए हैं या आगे पीछे कुछ हो गए हैं, क्योंकि जा के अंदर ही दांत हैं। अगर जा की बोन डिस्प्लेस होगी तो ऑब्वियस सी बात है दांत भी डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये घर में बैठ के आप जज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे गाँव वाली साइड पे जो लोग निगलेक्ट करते हैं, कुछ कोएक्स के पास चले जाते हैं या जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी, चूँकि ये स्पेशलिटी है, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, सब कंजर्वेटिव मैनेज कर देते हैं, पेन किलर्स दे दिए। जबड़े की हड्डी बेस ऑफ स्कल पे जुड़ जाती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श होते हैं। हमने रिसेंट एक ऑपरेट किया है, 50 ईयर्स ओल्ड अम्मा जी हैं और उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी खाना ही नहीं खाया। बचपन में वो गिरी और ये जबड़ा उनका इसी तरह लॉक हो गया। तो अभी उन्होंने उनका ऑपरेट किया, जबड़ा खोला, इधर से हड्डी का सेगमेंट काटा, फिर उनकी चीविंग कैपेसिटी स्टार्ट हुई। लेकिन डॉक्टर साहब ये महंगा नुस्खा भी तो बहुत ज़्यादा है ना? जी जी ऐसे ही है, क्योंकि ये स्पेशलिटी में आ जाता है। देखिए हड्डी टूटे गए, आपने कास्ट लगाई, कहानी खत्म हो गई। इस किस्म की चीज़ जहाँ पे हड्डी निकालनी है, जोड़नी है, करनी है, तो आपको पता है कि वो फिर महंगा बहुत हो जाता है, तो बहुत से लोग घबरा भी जाते हैं और टूटी हुई हड्डी को फिर विंगा ही जोड़ने देते हैं। हाँ जी, ये भी आपने अच्छा सवाल किया है। तो इसे कहते हैं मेल यूनियन। अक्सर लोग नेग्लिजेंस की वजह से, अपनी बैक की हड्डी के साथ ही है, अच्छा। मुझे एहतियात करने के लिए कहा, मैंने नहीं कहा मेरी हड्डी टेढ़ी जुड़ी है राइट साइड से, और वो तकलीफ डॉक्टर साहब, क्योंकि वो अपनी एबनॉर्मल जगह पे जुड़ी है, तो कभी वो किसी नर्व को पिंच करती है, कभी वो कहीं चुभती है, कभी वो कुछ करती है। सो मैं तो गुजरी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ जी 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 सेम केस चेहरे का। अगर देखें, हमारा पूरे जिस्म में सबसे खूबसूरत एरिया चेहरा ही है, तो अगर चेहरे की हड्डी आपकी गलत जुड़ जाती है, गलत जगह पे, फेशियल डिसफिगरमेंट हो जाएगी, आपका जबड़ा कभी दाएं साइड पे मुड़ जाएगा, कभी बाएं साइड पे होगा, चेहरे का टेढ़ापन, आपकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। सेकंड, आप आहिस्ता आहिस्ता फील करेंगे कि आप खाने पीने की एबिलिटी से भी महरूम हो गए हैं, प्रॉपर च्यू नहीं कर सकते। थर्ड, हमारी जो फोनेशन है, हम जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी ज़ुबान जब दांतों के साथ टकराती है तो इस मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस करती है बहुत नफासत के साथ। आपने ओल्ड एज में देखा, वो रिफ़ाइन वॉइस नहीं प्रोड्यूस कर सकते बुज़ुर्ग जिनके दांत नहीं होते, वो हमारी ज़ुबान टकरा के मुख्तलिफ एक रिफ़ाइन प्रोड्यूस करती है आवाज़ को। तो ये कैपेसिटीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, हर चीज़ का फंक्शन लॉस हो जाता है इस चीज़ से। सो बेसिकली ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि अगर चेहरे का कोई भी एरिया टूटे और तो हमें उसका ज़रूर इलाज करवाना चाहिए। अब जैसे कि स्पेसिफिकली हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाक की अगर हड्डी टूटती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की नाक की हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर कहता है ये टूट गई है, आप जाके इसको ठीक करवा ले। लोग नहीं करवाते ठीक, क्योंकि या तो इलाज महंगा लग रहा होता है या प्रॉब्लम होती है, या कहते हैं कि खैर है जुड़ ही जाएगी, विंगी जुड़ गई, अच्छा नाक की हड्डी, चीक्स
Yes, यहाँ पे beauty भी bone. हड्डियाँ टूट जाती हैं, कभी कभी आप गिरे, दरवाज़ा मुंह पे लग, को 1000 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मार कुटाई के अलावा भी। लड़ाई हुई या किसी ने वैसे ही यहाँ की हड्डी, एंड देन जॉ। तो हम ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नाक की हड्डी अगर टूट जाए, जबड़े की हड्डी टूट जाए या चीक की हड्डी टूट जाए तो क्या रद्द अमल होना चाहिए एंड इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और कहाँ पे आप छोड़ सकते हैं और कहाँ पे आपने नहीं चीज़ को छोड़ना। क्योंकि व्यूअर्स कभी कभी हम सोचते हैं खैर है, जुड़ जाएगी, हो जाएगी। होता ये है कि वो गलत या नहीं जुड़ती या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर उसकी वजह से और बड़े मेडिकल मसाइल आ जाते हैं जुड़ने के बाद भी। राइट डॉक्टर साहब? जी जी। और यही बात हमने बार बार कही है। बात ये करने का रीज़न, इसको इस्टेब्लिश करने का रीज़न ये था व्यूअर्स कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगर चेहरे पे कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो स्पेसिफिक एरिया का क्या स्पेसिफिक इलाज है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज बड़ी डिफरेंट सी बात हम कर रहे हैं। नॉर्मली हमने कभी चेहरे के फ्रैक्चर की बात नहीं की, एंड द रीज़न वी नेवर स्पोक अबाउट चेहरे का फ्रैक्चर इज़ बिकॉज अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि चेहरा फ्रैक्चर हो जाता है, जबकि ये एक बड़ी लॉजिकल बात है। हमारे अपने जानने वालों में एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ कि फादर एंड डॉटर को मतलब अटैक किया लोगों ने और उनको गोलियां मारी। तो 3 लोग थे वहाँ पे। तो जो मंगेतर था लड़की का, वो बच गया, फादर एंड डॉटर की डेथ हो गई। ये बड़ी फेमस एक बात हुई थी अबाउट 10-15 साल पहले। तो जो आदमी था उसके मुंह के थ्रू यहाँ से बुलेट गई थी और यहाँ से बुलेट निकली थी, यानी कि वो ऐसे करके गुजरी। अल्लाह का बड़ा करम है कि वो बंदा बच गया। अच्छा, उसके बाद उनकी कोई डॉक्टर साहब को 70 सर्जरीज हुई, जिसमें जो आपने ब्रेक से पहले भी बात की थी, जबड़े को उन्होंने ऐसे करके बंद कर दिया था। और बड़ा उनका वेट भी बेचारे का कम हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो बिल्कुल ठीक है और सब सेट हो गया। सो मुझे ये बताइए कि जैसे कि नाक, लेट्स टॉक अबाउट द नोज फर्स्ट। नाक की हड्डी अगर टूट जाए जी, नाक की हड्डी टूट जाए तो कोशिश करनी चाहिए विद इन फ्यू आवर्स आप अर्ली डॉक्टर के पास प्रेजेंट करें। सबसे पहले तो इसका आपको क्लिनिकली इस तरह पता चलेगा कि नेज़ल ब्लीड स्टार्ट हो जाती है या नेज़ल बोन की डेविएशन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा नाक टेढ़ा बेढ़ा हो गया। आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर अर्ली प्रेजेंटेशन होगी तो लीस्ट इन्वेसिव होगी, मिनिमल सर्जरी से वो ठीक हो जाएगा। अब नेज़ल बोन है, वो अगर दाएं तरफ मुड़ी है, हम इंस्ट्रूमेंट डाल के उसे बाएं तरफ पुश कर देंगे विदाउट एनी सर्जरी। और मैंने काफ़ी सर्जरीज की भी, कोई भी सर्जरी नहीं, आप उसको सप्लिंट कर देंगे, अपनी जगह पे हड्डी जुड़ जाएगी। असल में डर इतना लगता है कि दर्द होगी, हाँ जी, कि लोग छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जबकि आपने खुद बताया अंदर जाकर टिंग करना है और वो सेट हो जाएगी, वो अपनी जगह वो लिटरली व्यूअर्स फ्यू सेकंड की तकलीफ होती है। नहीं, वो भी हम नहीं होने देते, इंजेक्शन लगा के सुन करके वो करते हैं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब फिर इससे ज्यादा क्या आप चाह सकते हैं? हाँ जी। असल में हमने पुरानी फिल्में देखी हुई है ना, फलां चीज़ टूटी, उसको ऐसे किया, चीखें निकली, और वो एक्चुअली वो सब फनकारियाँ होती हैं और वो पुराने ज़माने की चीज़ें थी। अब तो सर्जरियाँ भी आपको पता है एक की होल के थ्रू करते हैं। नाक की तो आई थिंक अंदर से ही करते हैं, तो वो तो कट कुट भी नहीं लगता। जी जी, ऐसे ही बहुत खूबसूरती से नफासत की। बाद में भी अगर डिफॉर्मिटी आ गई है तो हम राइनोप्लास्टी करते हैं, उसमें कहीं भी कट का निशान नहीं आता। और मोस्टली जितनी भी हम चेहरे की हड्डियों की सर्जरीज करते हैं उनमें हमारी कोशिश यही होती है कि चेहरे पे बिल्कुल कट ना है। मुंह के अंदर से ही हम फ्रैक्चर को एक्सपोज करते हैं और उधर से ही हम अगर प्लेट लगानी है, स्क्रूज लगाना है, मुंह के अंदर से ही हम करते हैं। चेहरे की कॉस्मेटिक्स को मेंटेन रखते हैं। अगर नाक की हड्डी ना ठीक करे तो उसका नुकसान क्या है? नेज़ल डेविएशन हो जाती है, बाद में एयरवे ब्लॉकेज का चांस होता है, सांस कम आना शुरू हो जाता है, रात को स्नोरिंग करता है, खराटे मारता है बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि फेशियल डिसफिगरमेंट हो जाती है, पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है आपकी। अब एक बंदे की हमेशा से नाक बिल्कुल सीधी थी, सडनली अब उनकी नाक ही टेढ़ी हो गई। और व्यूअर्स देखें, नेचुरली अगर आपकी नाक टेढ़ी हो तो उसकी एक फ़र्क लुक होती है। किसी एक्सीडेंट या किसी वाक़े की वजह से वो बड़ी ऑड सी लगती है, लगता है कि कुछ आपके चेहरे पे ऑफ है, वो नेचुरल नहीं लगती। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ, चीक्स। जी, इसे हम ब्यूटी बोन टूटेगा जी, हाँ, इसे हम कहते हैं ब्यूटी बोन ऑफ द फेस, ज़ाइगोमेटिक बोन। ये बहुत ही खूबसूरत चेहरे की हड्डी है और बहुत मजबूत है, ये जल्दी नहीं टूटती। ग्रेस ऐड करती है ना, जिनकी हाई चीक बोन्स होती है, मेरी तो खैर उस तरह से नहीं है। आजकल हम फिलर्स भी करते हैं ना इसमें, इसकी ब्यूटी बनाने के लिए, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए, या ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट्स भी करते हैं इसके ऊपर, जिनकी नेचुरली डिप्रेशन है ज़ाइगोमेटिक बोन का, उसको हम करते हैं।
अच्छा, ये जब हड्डी टूटती है तो पेशेंट को मोस्टली आई की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि ये आई के साथ भी इसका कनेक्शन है। या तो हमारी आंख नीचे चली जाती है, आंख का ग्लोब, आप अगर पेशेंट को देखेंगे तो उसकी एक आंख नीचे को मूव की होगी, या कभी कभी दाएं साइड पे, बाएं साइड पे, ऊपर नीचे भी हो सकती है। आई की आपकी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। सेकंड जो है, इधर ब्रूजिंग होगी, ब्लड जमा होगा, हिमाटोमा बन सकता ये भी तो होता है ना, जैसे कभी कभी आंख पे अगर चोट लगे तो ब्रूजिंग तो सारे इस एरिया में हो जाती है, वैसे एक बात कह जी 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 जी। तो अब आपको कैसे पता लगा हड्डी टूटी हुई है? जब तक आपकी आंख सेट होगी आपको तब कोई जाके हो। ठीक से कहते हैं रकून आई, ब्लैक आई, वो मोस्टली जो बनती है वो बोन फ्रैक्चर के नतीजे में बनती है, चाहे वो हेयरलाइन फ्रैक्चर है या किसी भी तरह का फ्रैक्चर है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। पेशेंट को ज़ैगोमेटिक बोन का फ्रैक्चर हो गया, नेज़ल बोन का या फ्रंटल बोन का, इस रीजन में किसी भी बोन ही फ्रैक्चर हो गया है तो पेशेंट की आँख जो है वो इसकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और आँख के अंदर से जो उसका आई बॉल है वो रेड इस तरह लगता है जैसे खून जम गया हुआ है अंदर। तो ये अर्ली इसकी प्रेजेंटेशन है, स्टार्ट में ये पेशेंट को पता लग जाता है। और सेकंड, अगर आप इधर फील करेंगे इसके अराउंड तो आपको हड्डी के उभार नज़र आएंगे, बम्प्स क्लिनिकली फील होते हैं। ये इस तरह आप फील करेंगे। अब इस तरह तो ये नॉर्मल मूव कर रहे हैं, अगर जस्ट कहीं भी आपके बोन के शार्प एजेस होंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरी हड्डी फ्रैक्चर है। थर्ड मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है, मेरा मुंह फ्रैक्चर तो नहीं, ये हमारी हड्डी अगर डिस्प्लेस हो गई है, ये हड्डी टूट के अंदर चली गई है, तो ये हमारा मैंडिबल का होता है क्रोनाइड प्रोसेस, इसकी मूवमेंट कम हो जाती है जबड़े की। ये देखें ना आप, ये इस तरह खुल रहा है। हाँ, तो हम अगर पेशेंट का नॉर्मल 45 मिलीमीटर ओपनिंग है, पेशेंट की मुंह खुलना कम हो जाता है, 2 सेंटीमीटर उसका मुंह खुल रहा है, तो ये तो 100% कंफर्म बात है कि उसका फ्रैक्चर हो गया हुआ है। यानी पेशेंट का मुंह कम खुल रहा है, सिंगल क्लिनिकल सिम्टम से आप जज कर सकते हैं कि उसकी ब्यूटी बोन तो जबड़े में भी ये होता है और इसमें ब्यूटी बोन में भी यही होता है। हाँ, यानी कि दोनों से आप ऑब्वियसली को एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा। जी जी जी, हाय हाय। तो इससे आप असेस कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि यहाँ पे अगर क्रैक आ गया, जी अब इसको जोड़ेंगे कैसे? जी, ये नाक तो आप पटिंग करके कर देंगे, जी जी, अच्छा पटिंग नहीं करेंगे, जो भी करेंगे, बट इधर अगर फ्रैक्चर आता है या इधर अगर फ्रैक्चर आता है, पहले यहाँ की बात करते हैं। जी, ये अब सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ ये होती है, हमने फेशियल एस्थेटिक्स मेंटेन करनी है। पेशेंट को अगर इस साइड पे चोट आई और उसको कट नहीं लगा, सिर्फ हड्डी टूटी है, चोट आई है, हड्डी टूटी है बस, तो हमने भी कोशिश करनी होती है कि उसको कट ना लगाएं ताकि उसका चेहरा का बिगाड़ ना आए। हम मुंह के अंदर से ही उसको मसूड़े के करीब कट लगाते हैं ऊपर, और इस जगह तक कट लगा के हड्डी को एक्सपोज करके इधर तक प्लेटिंग करते हैं। और हम ये बिना बेहोशी में भी करते हैं और बेहोशी में, दोनों तरीक़ों से कर लेते हैं। दोनों तरीक़ों से ये बोन हम फ्रैक्चर रिड्यूस कर देते हैं। अब जबड़े पे आते हैं, क्योंकि देखिए इस एरिया पे चोटें लगती हैं। जी जी, नेज़ल बोन के बाद आप इस तरह करके, मुझे आज भी याद है हमारे कज़न ने इतनी बेवकूफ़ हरकत की थी। उस वक्त ना शीशे की बॉटल्स होती थी ड्रिंक्स की, और वो उसने ऐसे करके खोला और वो ऐसे करके घूम के बोतल फटाक करके उसके यहाँ लगी, उसके यहाँ पे 2 फ्रैक्चर हो गए जी। और वो जो क्योंकि हमारे सामने हुआ ये कजन्स के, मुझे आज भी याद है, हमें आवाज़ आई थी बाकायदा हम, और वो मतलब सोचे अगर इतनी मोटी बोतल के अंदर क्रैक आ गया था तो कितनी जोर से, उससे पता नहीं किस तरह करके क्या, नीचे दांत भी चिप हो गया और वो हड्डी जाके यहाँ पे लगी उस। ऐसे ही है ये मैं आपसे बात कर रही हूँ डॉक्टर, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये रिक्रिएशनल इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह आपने एक केस बताया, तो हमारे पास भी एक केस है, वो बच्चा, उसने गन्ना जिस तरह दांतों से हाथों में उसको छीलते हैं, तो गन्ना उसने छीला और इतनी फोर्स से किया कि वो तालू की हड्डी उसकी टूट गई, वो अंदर ही चला गया। तालू की हड्डी भी टूट जाती है ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल, वो भी हमने ही फ्रैक्चर रिड्यूस करना होता है। वो आपको तारों से जोड़ना पड़ता है ना? जी जी, तारों से भी रेयर केसेस में हम उसको करते हैं रिड्यूस प्लेटिंग से, अदरवाइज हम मैंडिबल और मक्सिला को फिक्स कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, उससे जुड़ जाता है। अगेन मुंह बंद, जबड़ा क्लोज। जी, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि पेशेंट 1.5 माह के लिए उसकी बहुत ज़्यादा इस अजाब से गुजरता है। कहीं किसी को शक्ल नहीं, जिस्म का जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सब हमारा मुंह है, चेहरा है। खाने के लिए भी, बोलने के लिए भी, कोई और एक्टिविटी कर रहे होते हैं मुंह फिर भी चल रहा होता है। मुंह देखें, आपकी कहीं भी बॉडी में मसला है, उसका ऐब छुप जाता है, आपके कपड़े छुपा देते हैं, तो डॉक्टर चेहरे का ऐब आपका वो सामने है सबके, तो डॉक्टर साहब बात तो फिर एंड में यही बात हो गई ना कि
एहतियात करें, जी जी क्योंकि ये वो वाली तकालीफ है कि फिर ये आपको इनकी पहले तो रिकवरी, पहले 1.5 महीना वो, उसके बाद फिर मतलब आई एम श्योर के माउथ की भी फिजियोथेरेपी वगैरह होती होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सडन से वो उसकी नॉर्मल एबिलिटीज़ रिस्टोर नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको हम अचीविंग नॉर्मल डाइट, सेमी फ्लूइड, फिर सॉलिड की जानिब शिफ्ट करते हैं उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जिन लोगों को अब जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड का या ब्लड प्रेशर का इशू है, तो क्या अगर उनकी कोई हड्डी उड्डी टूट जाए, और वैसे ही इन लोगों की हड्डियां बड़ी कमज़ोर होती हैं, जी जी आपको पता है डायबिटीज़ हो जाए या कोई दिल के मराज हो जाए तो वैसे ही आपकी बॉडी कमज़ोरी की तरफ जी, जी, जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है। ओल्ड एज में स्पेशली अगर हड्डियां टूटे तो आपको पता है उसके 100 मसाइल होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उन केसेस में हमने फ्रैक्चर को रिड्यूस करना ही होता है उसकी, जिस तरह हम दूसरे केसेस में फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं मिनी प्लेट्स से, उनमें हम ज़रा प्लेट जो है वो एक मोटी थिकनेस की लगाते हैं, और सेकंड ये कि उसका ड्यूरेशन हम ज़्यादा करते हैं ताकि बोन अच्छी से जुड़ जाए अपनी पोजीशन पे। तो डॉक्टर साहब, इस पूरी बात का अगर हम खुलासा करें तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? जी मेरा प्रिवेंशन ही मैं इसका लास्ट में मैसेज देना चाहूँगा कि रोड ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उन पे अमल करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, और अपने मुआशरे में बर्दाश्त का पहलू लेके आएँ, इंटरपर्सनल वायलेंस से परहेज़ करें, और ऑक्यूपेशनल जो इंजरीज़ हैं उससे अवॉइड करने के लिए अपनी सेफ्टी रखें। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इस किस्म के मसाइल से आप बच जाएंगे। और अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे काम करते हैं व्यूअर्स जहाँ पे आपकी सेफ्टी कॉन्स्टेंटली मुतासर हो रही है और आपको सेफ्टी की पूरी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं अपने HR ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में जाके। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें दी नहीं जाती, तो जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी चीज़ें अगर वो आपको काम पे नहीं प्रोवाइड हो रही, या तो वो जॉब ही ना करें या फिर उधर जाके कंप्लेंट करें अपने हेड्स के पास कि जी ये हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। आप बाहर के मुल्क में देखें, जब मजदूर घर वगैरह बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, तो प्रॉपर उनका गेयर होता है, हर बंदे का अपना गेयर होता है, हेलमेट से लेके जैकेट से लेके हज़ार उनकी चीज़ें होती है, बूट्स उनके स्पेशल होते हैं। तो हमें भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इंसानी जान की बहुत वैल्यू और बहुत वर्थ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। हमेशा आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करके जाते हैं। व्यूअर्स, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे हम अपनी बेहतरीन और ब्रिलियंट पाकिस्तान नेवी को। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इतनी बड़ी मुस्कुराहट इसलिए क्योंकि बहुत ही प्यारा और क्या खूबसूरत दिखने में कपल है, क्योंकि उनका जो यूनिफॉर्म है इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूनिफॉर्म्स इन दिस एंटायर कंट्री। बात करेंगे, लेकिन जल्दी से किचन में भी नज़र डाल दें, मेहमानों के लिए कुछ खाना पीना भी तो तैयार करना होता है ना। जी शेफ़ कनीज़। सो खाना बिल्कुल रेडी है। जैसे कि हम चिकन मसाला राइस बना रहे थे, वो मैंने सर्विंग भी कर दिया, और उसको आप रायता वगैरह या जो भी आप उसके साथ खाना चाहें, कोई एक्स्ट्रा ग्रेवी आप साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। कितना खूबसूरत कपल है, ज़रा देखें। बहुत ज़्यादा, और मुझे ये एक यूनिफॉर्म तो वैसे भी दिखने में खूबसूरत, और आप देखें कि माशाल्लाह द यूनिफॉर्म इज सो ब्यूटीफुल एंड सो एलिगेंट। यस, वेरी ब्यूटीफुल। सो आर्म्ड फोर्सेस के सारे ही यूनिफॉर्म्स आपको पता है व्यूअर्स बहुत खूबसूरत है, बट नेवी के यूनिफॉर्म की कुछ बड़ी ही ख़ास बात है। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, वाइट, क्रिस्प। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट कपल है। दोनों का ताल्लुक हमारी पाकिस्तान नेवी से है, और क्योंकि हम नेवी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे तो हमने कहा व्हाई नॉट इनवाइट अ कपल टू आवर प्रोग्राम टुडे। तो आइए मिलते हैं इन ब्रिलियंट पर्सनालिटी से। ऑफ कोर्स टेक्निकली तो सर का इंट्रोडक्शन पहले बनता है, बट हम लेडीज़ फर्स्ट के तहत जो है वो चलेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर वक़ारुन्निसा साहिबा हैं। एक तो नाम भी बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। 13 साल का आपका एक्सपीरियंस है एजुकेशन ब्रांच ऑफ द पाकिस्तान नेवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जुगन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैम, ब्यूटीफुली लवली कि आप दोनों ने वक्त निकाला। आई नो कि दोनों का एक ही टाइम पे वक्त निकाल के आना, प्रोग्राम का हिस्सा बनना, एंड देन ऊपर से 8 सितंबर आप लोगों की भी बड़ी मसरूफियात होती हैं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस कमांडर इमरान बशीर। 22 साल का आपका एक्सपीरियंस है इन द ऑपरेशंस ब्रांच ऑफ द पाकिस्तान नेवी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ काइंड इंटरव्यू। कमांडर साहब, सबसे पहले तो मैं बात का आगाज़ इससे करना चाहूँगी कि क्योंकि पाकिस्तान नेवी डे है, तो आज के दिन की मुनासबत से आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? जी सर। सबसे पहले तो
अगेन एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा. यू यूज्ड वेरी काइंड वर्ड्स इन इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ. 8 सितंबर वो दिन था जिस दिन नेवी ने इसकी इंसेप्शन से पहले सबसे पहले अपना लोहा मनवाया था. एक ऑपरेशन किया जिस ऑपरेशन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव किए. इस ऑपरेशन ने न सिर्फ पाकिस्तान नेवी की एक सिग्निफिकेंस को उजागर किया, बट इस ऑपरेशन के नतीजे में जो हमारा ऑपरेशन ज़मीनी ऑपरेशन चल रहा था, हवाई ऑपरेशन चल रहा था कश्मीर में, पंजाब में, उसके ऊपर जो ये फोर्सेस थी इनके ऊपर भी रिलैक्सेशन हुई. बेसिकली डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा फोकस दुश्मन का हमारे इस ऑपरेशन. जैसे मैंने आपको बताया था ना व्यूअर्स कि जब वो रेडार डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारी एयरफोर्स के लिए आसानी पैदा हुई. हमेशा याद रखें, इवन दो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, लेकिन ये हैं एक ही, राइट सर? जी ऐसी मैम. रन डिफरेंटली बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोग इन सिंक काम करते हैं. ऑन ग्राउंड अगर एफर्ट्स नहीं होंगे तो एयरफोर्स को प्रॉब्लम होगी, एयरफोर्स को प्रॉब्लम होगी तो हमारी नेवी को भी प्रॉब्लम. सो सब इंटरकनेक्टेड हैं. जी मैम. इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है मैम. इनफैक्ट ये होता है कि ऑपरेशंस जॉइंटली कंडक्ट होते हैं. उसमें एयरफोर्स अपना रोल प्ले कर रही होती है, आर्मी अपना रोल प्ले कर रही होती है, नेवी अपना काम कर रही होती है. जब इन सारे ऑपरेशंस को ज्वाइन किया जाता है तो जो आपने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स सेट किए होते हैं वो अचीव हो जाते हैं. जी मैम. जी मैम, बिल्कुल जिस तरह जो है वो मेरे हस्बैंड ने बताया आपको बहुत खूबसूरती से कि 8 सितंबर जो है वो बेसिकली हाईलाइट करता है पाकिस्तान नेवी के रोल को 1965 की जंग में. और जैसा कि आपने भी कहा कि तीनों फोर्सेस जो है वो मिल के बेसिकली जो है वो जॉइंटली ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं. और उस वक्त जो है वो एक जब जंग का एनवायरनमेंट होता है तो वो एक क्योटिक एनवायरनमेंट होता है जनरल पब्लिक के लिए, बट जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत जो है वो काम करते हैं. हर कोई अपने टाइम और अपनी बारी पे अपना रोल प्ले करता है. तो नेवी प्लेड इट्स रोल वेरी ब्यूटीफुली एट सी साइड. और जब ऑपरेशन दवारका हुआ जो उसकी जो इम्पैक्ट्स थे वो बाकियों के लिए भी बहुत पॉजिटिव थे कि एक अटेंशन पूरे तरीके से डाइवर्ट हो गई. दूसरा, हमारे जो दुश्मन है उसको एक सरप्राइज़ मिला. दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. और हम हमेशा सरप्राइज ही करते हैं, हम हैं ही सरप्राइजिंग को. बट जो मैं हमेशा अंग्रेज़ी में बात एक आपके साथ मुहावरा भी हुआ शेयर करती हूँ ना, डिग योर वेल बिफोर योर थर्स्टी. हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने प्यास की कंसेप्शन से ही पहले, इंसेप्शन से ही पहले अपनी तैयारी मुकम्मल की होती है. इसीलिए तो हमारी नेवल ऑफिसर्स को, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, आप लोगों को इंटरनेशनली बुलाया जाता है उधर के लोगों को सिखाने के लिए. बिल्कुल. कहने को हम लोग मतलब वो जो कहते हैं ना एक सुपर पावर नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को यूटिलाइज किया जाता है. इवन आप डॉक्टर्स को देखें माशाल्लाह. जी बिल्कुल. कौन सा लेवल है, कौन सी जगह है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों ने हमारे मुल्क का नाम रोशन नहीं किया और दूसरों को जाके सिखाया कि वो अपने काम कैसे करें. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, मार्का हक की भी यहाँ पे बात करनी ज़रूरी है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमने अपनी ज़िंदगी में तो कोई जंग नहीं देखी. अब अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहती हूँ क्योंकि आई डोंट फील के वॉर किसी भी बच्चे को या किसी भी यंग पर्सन को देखनी चाहिए. लेकिन मार्का हक ने और हमारी जीत ने एक नई यंग लोगों में डिज़ायर पैदा की कि भाई हमने भी आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है. कोई नेवी ज्वाइन करना चाह रहा है, कोई आर्मी, कोई एयरफोर्स. तो मार्का हक के बारे में सर आप क्या कहेंगे? मैम, मार्का हक के बारे में अगर आप इसको देखें, थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करें, तो एक हमने मुजाहरा फ़ौज का और आवाम का यकजहती का हमने 1965 की जंग में देखा, और दूसरा मुजाहरा हमने देखा है इसमें मार्का हक में. आपने देखा होगा कि वो एक फ़ौजी और एक सिविलियन दोनों मिलके ड्रोन को टारगेट कर रहे हैं. बड़ी वो वायरल हुई थी वो पिक्चर. तो ये जो इंटर ऑपरेबिलिटी थी, जो इंटीग्रेशन थी आवाम की और फ़ौज की, वो हमें नज़र आई मार्का हक में, वही जो 65 में नज़र आई थी. दूसरा हमने सर नेवी का क्या रोल रहा इसमें, क्योंकि आई नो नेवी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और जब हम अगस्त में अपनी फर्स्ट 214 सेलिब्रेशंस कर रहे थे तो हमने प्रॉपर बड़ी लंबी डिस्कशन भी की थी. बट आई वांट पीपल टू हैव अ रिमाइंडर कि नेवी का कितना बड़ा रोल था इसमें. मैम, नेवी का इसमें ये रोल था कि हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि हम दुश्मन को किसी भी हिस्से की एक्सेस ही ना दें. तो हमने अपना एक डेटरेंट पोस्टर मेंटेन किया आउट एट सी, जिससे ये हुआ कि दुश्मन अगले को आए जरूरत तो, ही नहीं हुई. लेकिन आगे नहीं उन्होंने आने की जरूरत की. जी, वो वहीं मंडलाते रहे और भाग गए. जी मैम, उनकी जरूरत ही नहीं हुई कि वो हमारे एरिया में आके किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर करते. टेक्नोलॉजिकली हमसे वो सुपीरियर थे, डेफिनेटली वी नो अबाउट इट, बट
हमने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एट पार किया, अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपने टैक्टिक्स को रीअलाइन किया। उसको अलाइन करने के बाद हमने एक अपना पोस्चर, एक डिप्लॉयमेंट मेंटेन की, जिससे दुश्मन हमसे एक सेफ डिस्टेंस पे रहा, करीब आए नहीं। तो हम उसके लिए तैयार थे। डिस्टेंस पे हम तो तैयार खड़े। हाँ जी, उनको सेफ्टी की ज़रूरत थी तो वो आगे नहीं आए। जी मैडम, मार्का हक। जिस तरह 1965 में जो है वो लोगों ने देखा डेफिनेटली कि इंडिया वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि देखें इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उनको हमेशा ही ये लगता है कि जब भी हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो हमें शायद कोई सुप्रीमेसी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ कभी भी। बिल्कुल 1965 की तरह 2025 में भी पाकिस्तान की फ़ौज ने, अवाम ने ये साबित कर दिया कि वेदर यू ट्राई इन 2050 लेकिन आपको जवाब वही सेम ही मिलेगा 1965 में भी और 2025 में भी, कि आप अगर ऐसी कोई जुर्रत करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसको केटर किया, पाकिस्तान नेवी ने अपना बहुत अहम किरदार इसमें अदा किया और उनको जुर्रत ही नहीं हुई कि वो सी साइड से अटैक कर सकते। तो अब अगर आपकी इजाज़त हो तो आप दोनों की इंडिविजुअल स्टोरीज़ देखिए। कोई भी इंसान जब आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करता है, किसी भी फोर्स को ज्वाइन करता है, पुलिस को ज्वाइन करता है, तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कोई एक सेंटिमेंट होती है, एक फीलिंग होती है, किसी से इंस्पायर्ड होते हैं या कोई ऐसा वाक़या होता है जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मैंने यही करना है। सो सर, आपकी हाउ डिड यू बिकम अ पार्ट ऑफ द नेवी और फिर उसके बाद आपकी जर्नी सर? मैम स्कूल लाइफ से स्टार्ट करूं तो जब मैं स्कूल में था तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को भी ये बताता हूँ कि मेरे पास जो मेरा एक लॉकर था जिसमें मैं अपनी चीज़ें रखता था, उसके ऊपर मैंने शोहदा की तस्वीरें पेस्ट की हुई थी बैक इन, जब मैं स्कूल टाइम में था। How तो beautiful. दैट वाज द मोटिवेशन जो आगे चल के। भैया और फैमिली में थे आपके लोग जो आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस में थे? एक्सटेंडेड फैमिलीज में से, कजन्स में से इस तरह थे, बट अच्छा, बट उस तरह नहीं था कि जैसे आप, तो ये आपके अंदर इनबॉर्न चीज़ थी। हाँ जी, नेवी में आना मेरे लिए आई थिंक इट वाज आई वाज ऑलमोस्ट द फर्स्ट वन टू बी इन द नेवी फ्रॉम माय फैमिली। पूरी फैमिली? इससे पहले नेवी में कोई नहीं था। सही। तो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट मोर देन 20 years इन द नेवी एंड आई फील माई सेल्फ प्राउड एंड कम्फर्टेबल विद दिस कि ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। और जिस मोटिवेशन को मैं लेके आया था, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला उस मोटिवेशन को आगे फर्दर पॉलिश और एक्सरसाइज करने के लिए। ये एक मोटिवेशन थी जिसको आप कह सकते हैं। और दूसरा ये कि बट सर, कमांडर के लेवल पे पहुंचना भी आसान काम तो नहीं है ना। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी और बहुत से लोग नहीं इस लेवल पे पहुंच सकते। जज्बा हुब्बुल वतनी, वन वर्ड, जो मोटिवेशन है जो हमें फ़ौज में लाती है, और फ़ौज में हम इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, दुश्मन को बताते हैं कि हमारी कौम, हमारी फ़ौज जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। तो सर आपके अंडर क्या आता है ताकि हम समझ सकें ना। अब इसके बाद ऑफ कोर्स मैम की भी स्टोरी मैंने सुनी एंड देन आई आल्सो वांट टू गो टुवर्ड्स, अगर कोई नेवी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके तकाजे क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो आप जिस एरिया को हैंडल करते हैं वो उसमें क्या क्या आता है सर? आई गेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैम वेरियस अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कमांड की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, स्टाफ अपॉइंटमेंट्स होती हैं। जैसे आपका जो जिस पे आप हैं अभी इस टाइम पे तो मैम मैं पाकिस्तान नेवी में जो हमारा वॉर कॉलेज है लाहौर में, उसका पार्ट हूँ। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज़ पे अपॉइंटेड हूँ। बेसिकली हमारा जो काम है वो थोड़ा सा डायनामिक इस तरह होता है कि हम एट टाइम्स ऐसी सिचुएशंस में ऑपरेशनल ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, किसी जगह पे हम ऑपरेशंस में एक्चुअल पार्ट ले रहे होते हैं। जिस तरह मैं हूँ ऑपरेशंस ब्रांच से हूँ, तो मैं जहाज़ों के ऊपर भी मैंने सर्व किया है, शिप्स को ऑपरेट किया है मैंने। और ज़रूरत के वक्त पे आपको कभी भी बुलाया जा सकता है वापस, और किसी भी टाइम पे किसी भी डोमेन में हमें ऑपरेट करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि मार्का हक में आप लोगों को कहाँ टाइम मिला था? जी मैम, डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह अभी मैंने 20 साल गुजार लिए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद सर्टन प्रैक्टिसेस और जो एक्सपीरियंस आपके पास आता है, तो ये आपका ये वाला पार्ट जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। हमारे पास एक खूबसूरत सा ट्रिब्यूट है फॉर द पाकिस्तान नेवी, वो हम देखते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिक्र ना करें, वक़ार और निस्सा साहिबा भी हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर, तो उनसे भी जानेंगे कि एज अ वुमन अपनी जगह बनाना और नेवी में कितनी इनको वो मिली स्पेस अपने आप को प्रूव करने की। एंड देन अगर आप लोग भी इंस्पायर्ड हैं और नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं आपके बच्चे आए इस तरफ, तो उससे रिलेटेड भी गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर वक़ार निस्सा साहिबा हैं।
कमांडर इमरान साहब से तो हमने उनकी स्टोरी सुन ली कि नेवी का उनके लिए क्या इंस्पिरेशन थी टू जॉइन द नेवी। मैम आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? लड़कियों को ज़्यादातर अब हम देखते हैं कि लड़कियों का भी बहुत रुझान है, बट द स्टेज दैट आपने ज्वाइन किया, आई थिंक 13 से ज़्यादा ईयर्स हो गए ना Yes. आपको, तो उस वक्त इतना ज़्यादा बच्चियों का इस तरफ रुझान नहीं था। आपकी इंस्पिरेशन और क्या है आपकी स्टोरी? मेरे केस में ये है कि मेरी फैमिली जो है वो ऑलरेडी आर्मी का पार्ट है। माय ब्रदर इज़ मेजर एंड माय फादर इज़ आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। तो एक वो इंस्पिरेशन तो घर में ऑलरेडी मौजूद थी मेरे लिए। तो फिर नेवी का रुख कैसे हुआ? आर्मी की तरफ क्यों? और जो मेरे मैटरनल अंकल्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। बोथ ऑफ द फोर्सेस वर प्रेजेंट इन माय फैमिली। और मुझे लगा कि मैं नेवी ज्वाइन करती हूँ सो दैट कि जो एक फोर्स रह गई है वो भी मेरी फैमिली का पार्ट बन सके। यूनिफॉर्म की वजह से तो नहीं ज्वाइन किया? यूनिफॉर्म डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है एंड यू कैन से कि मुझे बचपन से शायद अपने फैमिली के एनवायरनमेंट की वजह से या बॉर्डर एरिया में रहने की वजह से, वो सारी जो फौजी मूवमेंट्स हैं उनको देखने की वजह से मुझे हमेशा से ही फ़ौज का पार्ट बनने का शौक़ था। ऑल्दो इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि मेरी फैमिली में से आई एम फर्स्ट फीमेल हु जॉइंड फोर्सेस। फर्स्ट? यस, फर्स्ट एवर। अभी तक भी मैं फर्स्ट ही हूँ। तो आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जनरेशन्स हैं दे विल ज्वाइन, माई डॉटर्स विल ज्वाइन इंशाल्लाह। और लड़कियों को ज़रूर आना चाहिए इस फील्ड में। और फ़ौज जो है, नेवी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है और कोई जेंडर बाइसनेस और इस तरह की चीज़ नहीं है। और बड़ी ही प्यारी एनवायरनमेंट है। बहुत प्यारा, बहुत सेफ, बहुत जो है वो डिग्निफाइड एनवायरनमेंट है। लेकिन मैम एक सवाल, ज़्यादातर जब एक बंदा फोर्सेस का हिस्सा होता है तो जो हस्बैंड या वाइफ होता है वो नहीं होते, ज़्यादातर ये चीज़ अवॉइड की जाती थी पहले। अब हम ज़्यादा कपल्स देख रहे हैं जो दोनों फोर्स जो मतलब जो चाहे सेपरेट फोर्सेस, इससे फिर मैरिड लाइफ नहीं डिस्टर्ब होती? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं सर? द रीज़न आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन इज़ बिकॉज इतनी एक टफ़ लाइफ होती है, आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी ट्रैवलिंग होती हैं, आपकी एक जगह हो जाए पोस्टिंग, मैडम आपकी कहीं और हो जाए, तो ये आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी। जी सर। मैम जनरली और ये हुआ कैसे ये मामला? मैम जनरली ये होता है कि हम एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वंस वी आर कपल एंड इन यूनिफॉर्म, तो हम जनरली सिंगुलर स्टेशन पर ही होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस। बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, वी कैन बी एट सम डिफरेंट स्टेशंस एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस रिक्वायरमेंट। जनरली साथ होते हैं। और रह गई बात सर्विस की, दोनों के सर्विस में होने की, तो डेफिनेटली तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अगर जनरली आपको इस तरह किया जाता है, वो तो नॉर्मल नौकरियों में भी अक्सर ट्रैवलिंग होती है, तो ये तो बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है। जी मैम, उसमें ये होता है कि जनरली जैसा भी मैं ऑपरेशंस ब्रांच से हूँ और ये मेरी वाइफ जो है वो एजुकेशन ब्रांच से हैं, तो जनरली शी टेंड्स टू रिमेन ऑन शोर। और मेरी तो डेफिनेटली डिप्लॉयमेंट शिप्स पे पहले भी रही है, अभी आगे भी शिप पे मेरी डिप्लॉयमेंट हो सकती है, तो मैं शिप पे 2 महीने 3 महीने ज़्यादा दिनों के लिए आई कैन बी अवे। तो उसमें ये है कि इट डजंट काउंट मच। देखें इम्पोर्टेंस क्या है, प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इज़ एक्चुअली द सेफ गार्डिंग द मदरलैंड, मैरीटाइम फ्रंटियर्स। अगर मैं वहाँ पे डिप्लॉयड हूँ तो माई वाइफ अंडरस्टैंड। एक ही सर्विस में होने का मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप एक दूसरे के चैलेंजेस को लेकिन वो समझते माइंड हैं। करती नहीं, मैंने अपनी सहेली से पूछना है, मैंने आपसे पूछना ही नहीं। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कभी कभी जब लंबे अरसे के लिए जाते हैं या नहीं होते हैं, थोड़ा सा तो फील करती होगी आप? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल कपल के जो फ़ौज में जो है वो लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, उसी तरह से जैसे नॉर्मल लोगों की होती हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेम फोर्स, मैं उनके चैलेंजेस को और रिक्वायरमेंट्स को समझती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि फोर्सेस कपल अगर या सेम प्रोफेशन में हो तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का जो सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है इससे एक हेल्दी और कंड्यूसिव जो है फैमिली एनवायरनमेंट बनता है। मैं अपने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि वाई देयर फादर इज़ अवे एंड फॉर हाउ मच टाइम, या किस तरह की उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो एज अ फैमिली जो है वो बीइंग पार्ट ऑफ नेवी, दिस इज़ वंडरफुल। अच्छा बच्चों में इंटरेस्ट है इस तरफ आने का? बिल्कुल बच्चों में इंटरेस्ट है। आई हैव अ डॉटर ऑफ 5 years एंड शी यूज़ टू से कि जी मुझे फोर्सेस में ही जाना है। अभी तो वो छोटी है, डेफिनेटली शी इज़ फ्री टू डिसाइड कि वो क्या करेगी, बट जो है वो इंस्पिरेशन है डेफिनेटली। वो अपने फादर को और मुझे जो है वो हर वक्त इस एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो इंस्पिरेशन है उनमें। तो आई गेस मेरा सवाल ये कि किस किस्म के इंसान को नेवी के लिए अप्लाई करना चाहिए? हम हमेशा कहते हैं कि आप अप्लाई करें, लेकिन एक कुछ रिक्वायरमेंट्स भी तो होती है ना। तो सर नेवी ज्वाइन करने के लिए या अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ें हैं? एक तो पर्सनालिटी की भी और एजुकेशन का भी, मैडम अगर आप लोग गाइड कर देंगे तो जो अप्लाई करना, और तरीका क्या है अप्लाई करने का?
मैम सबसे पहले तो नेवी या आर्म फोर्सेस में जो लोग आते हैं, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ जॉब, दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट। तो अगर आप इसको, अगर आपके वो एप्टीट्यूड है, इफ़ यू वांट टू ऑपरेट समथिंग बियॉन्ड अ जॉब, इफ़ यू वांट टू चूज़ इट एज अ प्रोफेशन, ओनली देन यू आर रिकमेंडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप इसको ज्वाइन करने पे आते हैं तो कुछ एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ वैसे एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कितनी को जनरली ये है कि आफ्टर इंटरमीडिएट एफए के बाद या एफएससी के बाद? एफएससी के बाद, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, वी हैव डिफरेंट फील्ड्स इन द नेवी। तो प्री मेडिकल वाले डॉक्टरेट में आ सकते हैं और जो बाकी हैं वो जा सकते हैं इंजीनियरिंग में, ऑपरेशंस में आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, वी हैव दैट स्पेस फॉर ग्रेजुएट्स एज वेल, एंड देन इफ यू हैव योर मास्टर्स, वी हैव स्पेस फॉर द मास्टर्स एज वेल। आर यू सीरियस? We do यानी कि induct अच्छा, SMEs हमने as well. हमेशा सोचा कि एक सर्टेन एज पे ही ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं ज्वाइन नहीं, कर सकते। आप एसएमईज को, बीइंग एसएमई, बिकॉज इफ योर मास्टर्स योर एसएमई ऑफ सम सब्जेक्ट, वी डू नीड देम एज वेल Oh, how फॉर wonderful. सम सपोर्ट बट आप सर्विसेज। जब एक बार ज्वाइन कर लेते हैं फोर्सेस तो तालीम तो आपकी फिर भी कंटिन्यू करती है, जी जी राइट? बिल्कुल कंटिन्यू रहती है। व्हेन आई जॉइंड पाकिस्तान नेवी तो मैंने उस टाइम पे बीएस कंप्लीट किया था अपना, और देन आई डन माय एमएस ड्यूरिंग नेवी। और ख़वातीन के लिए ये है कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं कि आप जो है वो अपने बीएस के बाद ही ज्वाइन करते हैं नेवी में ख़ास तौर पे। और हमारी जो ब्रांचेस हैं उसमें आप मेडिकल में आ सकते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, और अदरवाइज़ आप सप्लाई ब्रांच या लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में आ सकते हैं इफ़ यू आर इन बीबीए और बिजनेस सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास और डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनमें लॉ है, पब्लिक रिलेशंस है, तो देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीमेल एज वेल। अमेजिंग। फाइनली आप दोनों का पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए आज के दिन की मुनासबत से भी, एंड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पाकिस्तान ब्रिलियंट नेवी। मैं आज के दिन की मुनासबत से अपनी कौम को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जो फ़ौज और सिविलियन, ये जो हार्मनी है, ये सारे का सारा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मुल्क को, उसकी हिफाजत करना, उसको सेफ़ गार्ड करना, इसका दिफा करना, ये ज़िम्मेदारी फ़ौज की भी है, ये अवाम की भी है। जिस तरह हमने फ़ौज को और अवाम को एक साथ इस मुल्क का दिफा करते हुए 1965 में देखा, अभी 2025 में देखा, ऑपरेशन बनाने महसूस के दौरान देखा, ये हार्मनी, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इसको हमें आगे लेके चलने की ज़रूरत है। यही की है। जो जंगें हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो अकेली फ़ौज नहीं लड़ती, जज्बे लड़ते हैं, अवाम और फ़ौज मिलकर अपने मुल्क का दिफा करती है। तो मेरा ये पैगाम है आज के दिन के हवाले से कि फ़ौज और अवाम, वंस दे आर टुगेदर एज वन कोहेरेंस नेशनलिटी, एक नेशनल कॉज है, तो वी आर अनडिफीटेबल, हमें कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू सो मच सर। एंड मैम, आपका पैगाम? मैं ये कहना चाहूँगी एज अ फीमेल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, एज अ नेवल ऑफिसर, एज अ मदर, कि हर एक का अपना रोल है। जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ़ौज और अवाम एक साथ जो है वो मिल के ऑपरेट करेगी तो हम इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहेंगे। इसी तरह से मैं अपनी जो ख़वातीन हैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है इमोशनली, और उनकी जो है करैक्टर बिल्डिंग करनी है, और पेट्रियाटिज़म जो है वो उनमें हमें हुब्बुल वतनी को इनकलकेट करना है। हमें उनको सिखाना है कि वतन ही जो है वो सब कुछ होता है, ताकि जब वतन के लिए खड़े होने का वक्त आए, वो एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक फ़ौजी हो, वो हमेशा पहले, सबसे पहले अपने मुल्क को जो है वो चूज़ करें। बहुत ही खूबसूरत बात की, और मैडम यहीं पे हम अपने आज के इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, और ऑफ कोर्स एक ट्रिब्यूट पेश करते हुए आज के प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। लेकिन मैम ने और सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की व्यूअर्स, जब तक आप अपने घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं रखेंगे, पॉजिटिव बातें नहीं करेंगे, बच्चे तोते होते हैं, जो हम कहते हैं वो रिपीट करते हैं। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस दिन रात उनको प्रोटेक्ट करने में अपनी जान जो है वो दाव पे लगा देती हैं। हमारे शोहदा को देखें, हमारे गाजियों को देखें। सो व्यूअर्स प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो हुब्बुल वतनी का जो एलिमेंट है, जो सेंटिमेंट है, वो अपने बच्चों में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हमें एज़ पाकिस्तानीज़ हमेशा अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए तो हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद।